बात कही आपने। मैं आलोक जी आपके पास आऊंगा। आपने दोनों विद्वानों की बात सुनी, अरविंद जी की भी और अनिल जी की भी। सुबह से लेके शाम तक हर चीज के सर्विस के पैसे प्रतिदिन ना जाने कितनी बार हमें देने पड़ते हैं, और उसमें इलेक्ट्रिशियन के चार्जेस भी होते हैं, प्लम्बर भी आता है, कारपेंटर भी आता है। जो प्लम्बर पहले 100 रुपए में काम करता था वही काम 200 रुपए में करके जाता है, बोलते हैं महंगाई हो गई है। और यहाँ पर कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है। चलिए मैं मान लिया अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, यहाँ पे नहीं हो सकता। लेकिन एक आम आदमी की जो कॉस्ट है, आपकी कॉस्ट, मेरी कॉस्ट, अरविंद जी की या अनिल शर्मा जी की, ये कॉस्ट तो प्रति महीने बढ़ती चली जा रही है, हर जगह बढ़ती चली जा रही है। लेकिन तनख्वाहें वहीं पर हैं, इनकम वहीं पर है, स्टैग्नेंट है पूरी की पूरी। तो एक किस्म से जो है वो भी स्क्वीज किया जा रहा है। तो चप्पल पहनने वाला छोड़िए, अब तो सूट बूट वाला भी हवाई जहाज में चढ़ने की सोचता है। मैं भी सोचूंगा भाई 20,000 का टिकट है, मैं कैसे लूं यार, छोड़ो, ड्रॉप कर दो, प्लान ही ड्रॉप कर दो, या कोई और मोडस देखो जहां से आप थोड़ा बहुत सस्ता पड़े तो आप जाइए। ऐसे हालात हो गए। मैं बॉम्बे से एक त्रिवेंद्रम का टिकट लूं तो सर वो टिकट महंगा है आने जाने का। मैं दुबई का टिकट, बैंकॉक का टिकट सस्ता मिल जाता है मेरे को, त्रिवेंद्रम महंगा मिलता है। ये सच है आज की इंडिया का सर, आलोक जी, और बाकी जो पूरे परिदृश्य पे आप जो जोड़ना चाहें सर। धन्यवाद दिनेश जी। देखिए, दो चीजें हैं। इस सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है। जहां से हो सकता है पैसे इकट्ठे किए जा सकते हैं, इकट्ठे कर लिए जाए। वजह, क्योंकि इनके पास में कोई रोड मैप नहीं है, कोई डेवलपमेंट का किसी भी तरीके का रोड मैप नहीं है। इनका यह है कि पैसे वसूल लो। और मैं थोड़ा सा एक अतिरेक में जाकर के बोलूंगा, स्थिति तो यह है कि ये जालान कमेटी की रिपोर्ट बनाते हैं और आरबीआई का सरप्लस भी पिछले 8-9 सालों में 4 लाख करोड़ से ज्यादा इकट्ठा कर लेते हैं। वहां भी उन्होंने जो एक बैरियर होता है ना, वो भी उन्होंने कम कर दिया। अब उनको आरबीआई से भी इकट्ठा कर रहे हैं। अभी जैसे पैनलिस्ट ने हम लोगों ने बहुत अच्छी बात कही कि अब जैसे आप ऑयल की आप बात करें, ऑयल जब नीचे चला गया तो इन्होंने वहां पर पहले इंपोर्ट करने की परमिशन दी, रिलायंस से लेकर बाकी लोगों ने इंपोर्ट किया, फिर उसको एक्सपोर्ट किया, तो वहां पर विंडफॉल टैक्स लगा दिया, वहां से भी वसूली हुई। अब जाकर विंडफॉल टैक्स खत्म किया है। अब यहाँ पे एक सवाल मैं एक और करना चाहूंगा कि ये सरकार कैसे काम करती है। रिलायंस ने मुनाफा कमाया, नाम लेके बात करते हैं, रिलायंस ने मुनाफा कमाया एक प्राइवेट कंपनी में, ऑयल मंगाया, एक्सपोर्ट किया। आप जो कहते हैं ना कि जो फॉरेन रिजर्व जो हमारा जो कई बार बढ़ जाता है, एक ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। रशिया से आपने ऑयल लिया, बाहर अपने यूरोपियन कंट्रीज को आपने एक्सपोर्ट किया, सरकार ने भी उसमें विंडफॉल टैक्स में पैसा कमाया, और बाकी भी आपका फॉरेन रिजर्व भी आया। सर लेकिन इसमें हुआ क्या, मैं आपकी जो एक ऐड गवर्नमेंट करता हूँ सर। कंट्रोल कंपनीज है, सर एक चीज ऐड करता हूँ, पीएसयू है, सर एक चीज उन ऐड लोगों ने करता क्यों हूँ नहीं इंपोर्ट आलोक किया? जी। उन लोगों ने क्यों नहीं प्रॉफिट आलोक जी कमाया? एक मिनट, एक मिनट, मैं एक चीज ऐड करूंगा। रशिया से ऑयल आ रहा है, पेमेंट नहीं जा रहा है सर, मैं आपको बताऊं। पेमेंट इंडिया के वोस्ट्रो अकाउंट के अंदर इंडियन करेंसी में जा रहा है, वो ट्रांसफर ही नहीं हो पा रहा है। कभी दिराम के थ्रू होता है, कभी किसी के थ्रू। यानी कि डॉलर जा नहीं रहा है ऑयल का, ऑयल आ रहा है हमारे पास, डॉलर ट्रांसफर नहीं हो रहा सर। और लेकिन जो ऑयल आ रहा है उसको अंबानी या कोई भी व्यक्ति बेच के डॉलर कमा रहा है सर, मैं आपको बताऊं। तो आपका डॉलर इंडियन अकाउंट में ज्यादा आ रहा है इसके लिए, क्योंकि हम डॉलर पेमेंट नहीं कर रहे हैं। अब वो कहते हैं, रशियन कहते हैं आपके अकाउंट में रुपये पड़े, मैं करूं क्या उसका, आप कन्वर्ट करके दो मुझे, दिराम में दो, युआन में दो। इंडिया करने को तैयार नहीं। अब ये हालत हो गए कि वो कहते हैं आप व्यापारी मत करो, ऐसी कंडीशन है सर। सो वी आर इंपोर्टिंग द ऑयल बट वी आर नॉट मेकिंग द पेमेंट इन फुल सर। हाँ, ये बात आपकी जी बिल्कुल सर। सही है। और अगर ये भी कहेंगे कि सरकार ने भी बड़े ढोल नगाड़े के साथ में किया था कि रूपी रूबल ट्रेड होगा, कहाँ है अब पता नहीं। सरकार दरअसल घोषणा करके आगे निकल जाती है, उसके बाद पीछे देखती नहीं है कि उसका कोई क्रियान्वयन करने वाला है या नहीं है। एक बहुत मशहूर फिल्म थी, बड़ी सुपरहिट फिल्म थी, शोले। शोले में एक असरानी साहब चलते हैं, कहते हैं आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। बड़ा चर्चित वो सीन था। वो मेरे ख्याल से सभी ने फिल्म देखी भी होगी, वो सीन भी याद है। तो हमारी सरकार ऐसी करती है कि वो घोषणा करके आगे बढ़ जाती है, वो ये नहीं देखती कि पीछे उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या हो रहा है। अभी जैसे हमारे मोहन साहब ने भी बात बिल्कुल सही कही। देखिए, जनरल एक रिकवरी तो हो नहीं रही है, वो हो रही है के शेप रिकवरी हो रही है। अब इसमें भी आप सर्विस इंडस्ट्री को आप ये करते हैं कि सर्विस इंडस्ट्री भाई इतना कमा रही है, इतना कमा रही है, ठीक है भाई, आपने कमाया, खूब धूम धड़ाका किया, आपने खूब किया, इकोनॉमी सुधर गई। आरबीआई का जो अनुमान है, फाइनेंस का जो मिनिस्ट्री का जो अनुमान है, उससे भी ऊपर निकल गई, 7% से ऊपर निकल गई पूरे साल का, ठीक है, निकल गई। तो लेकिन अगर वो निकल गई, हकीकत है, कोर सेक्टर क्यों नहीं भाई आगे बढ़ा? भाई कोर सेक्टर नीचे क्यों है? सवाल तो ये भी पूछा जाना चाहिए।
अगर इतना ही है, अभी जैसे हम लोग कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, इंडिया की कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी हो गई है, लेकिन उस कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी का जो प्राइवेट खपत है वो केवल 2.8% ही क्यों बढ़ा? इसका भी कोई जवाब कहीं से नहीं मिल रहा। और अगर इतना ही अगर ये यूनिफॉर्म डेवलपमेंट है तो वो 82 करोड़ को आप राशन क्यों दे रहे हैं 5 किलो? इसका क्या लॉजिक है? एक बात और थी जो हमारे अनिल साहब ने कही थी कि लोग चप्पल वाले भी वहां पर चलेंगे, तो मैं थोड़ा सा एक लाइटर टोन में एक थोड़ी सी एक टिप्पणी करूंगा। आजकल जो हमारे एमएनसी में काम करने वाले हैं ना, वो भी चप्पल पहनकर हवाई जहाज में सफर करते हैं, खूब सारे मिलते हैं अगर आप विदेश में जाए तो। ठीक है, थोड़ा सा लाइटर टोन भी होना चाहिए। अब आ जाते हैं हम लोग डायनेमिक फेयर में। डायनेमिक फेयर का मैं एक बताता हूँ, दिल्ली से अगर हम लोग हावड़ा रूट लेते हैं, दिल्ली से हावड़ा, दिल्ली से मुंबई, बहुत बड़ा रूट है ये, बहुत जबरदस्त रूट है, चाहे वो एयरलाइंस का हो चाहे वो रेलवे का हो। मैं आपको एक बीच का स्टेशन उठाता हूँ, दिल्ली से कानपुर, मिडिल फ्रंटियर है, लगभग कानपुर शायद ही कोई ऐसी ट्रेन होगी जो कानपुर में बिना रुके आगे बढ़ती है। एक शताब्दी ट्रेन है, शताब्दी ट्रेन का नॉर्मली किराया होता है वो 780 से 800 रुपए के बीच में बैठता है इंक्लूडिंग जीएसटी। लेकिन जब डायनेमिक फेयर होता है वो 1200 तक पहुंच जाता है। एक प्राइवेट ट्रेन चलाई गई तेजस, तेजस का फेयर है जो 1680 रुपए। अगर आप आखिरी दिन अगर बुकिंग कराने जाते हैं तो उस डायनेमिक फेयर में 1680, और वैसे नॉर्मल डे में उसका फेयर है 1160, 15 दिन पहले बुक कराएंगे। 50%। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हाँ, अब आप इसमें ये समझिए कि आपकी स्थिति क्या है। भारतीयों की ये स्थिति है, प्राइस कॉन्शियस इतना ज्यादा होते हैं, शताब्दी फुल होती है, तेजस फुल नहीं हो पाती। तेजस में जब चाहे, ज्यादातर मतलब अधिकतर 95% केसेस में जब चाहे आपको टिकट मिल जाता है, शताब्दी में नहीं मिलता। क्यों? 300-400 का ही तो फर्क है। तो भारत की तो स्थिति ये है। दिल्ली से कानपुर, कानपुर भी एक इंडस्ट्रियल सिटी है, बड़ा बड़ा मतलब टीयर 2 में भी बहुत बड़ा शहर है, 40 लाख के करीब उसकी वो आबादी है, लेकिन वहां भी आपको लोग नहीं मिलते। तो सवाल है कि ये जो आप जो रीजनल कनेक्टिविटी प्लान की हम लोग जो बात करते हैं, उड़ान की, ये बिल्कुल केवल फिजूल है, ये केवल लोगों को धोखा देने वाली बातें हैं। एक छद्म है, ये मृग मरीचिका बनाई जा रही है और कुछ नहीं। आप यहाँ से दिल्ली से पिथौरागढ़ आपने चला दी, कितने दिन फ्लाइट चलती है जरा बताएं तो हमें। अक्सर तो आपकी फ्लाइट कैंसिल हो जाती है, रिशेड्यूल होकर आता हूँ। तो अब देखिए, प्राइस सेंसिटिविटी ये ट्रेनें नहीं बनी। अब हुआ क्या? हुआ ये कि अगर आप डेवलपमेंट की बात करें तो मिडिल क्लास की बातें की जाती हैं, उसी मिडिल क्लास को सपना दिखाया जाता है किस चीज का? बड़ी चौड़ी सड़कें, एक्सप्रेस वे बना दिया जाएगा, बड़ा नेशनल हाईवे बनने जा रहा है, लेकिन वही दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे में आपके वही टू व्हीलर वाले चढ़ ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं चढ़ सकते। जानते कितना फाइन है? 20,000 रुपए का फाइन है अगर वो टू व्हीलर वाले चढ़ जाए। और टू व्हीलर छोड़िए, सुपर बाइक वाले भी अगर चढ़ जाए तो, और सुपर बाइक तो ऐसी होती है 10-10 लाख की, 20-20 लाख की सुपर बाइक है। जो आमतौर पे जो गाड़ियां होती है ना, स्विफ्ट, जो सबसे ज्यादा बिकने वाली देश में गाड़ियां है, एल्टो, स्विफ्ट, ये सब 6-8 लाख में आ जाती है। सुपर बाइक आती है 15 लाख 20 लाख में, उन पे भी लेकिन 20,000 रुपए का चालान है। तो आप सपने किसको दिखा रहे हैं? तो ये केवल एक छद्म है, एक मरीचिका है, और कुछ नहीं है। लेकिन मैं एक दूसरी बात कहूंगा, मैं चाहता हूँ आपके शो में एक एयर फेयर वाला, तो आपको मालूम ही है भाई, कैपिंग थी, कैपिंग आपने 2022 से पिछले साल हटा दी। क्यों हटा दी? इसका कोई लॉजिक नहीं। अब मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा, ये सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है। वेलफेयर स्टेट केवल संविधान में लिखा हुआ है कि वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, लेकिन ये हर समाज के कल्याण वाले कामों से पीछे हट रही है। मैंने अभी आपको एक तेजस का उदाहरण दिया, वो मैंने जानबूझकर आपको उदाहरण दिया था। क्यों भाई? सबसे पहले नीति आयोग ने दिया था, एक रिपोर्ट अपनी जाहिर करी थी, वो थी कि 151 ट्रेनें, निजी ट्रेनें चलाई जाएंगी देश में। हुआ क्या? टेंडर भी निकाले गए, सब कुछ हुआ, कितने चलाने वाले आए? केवल दो। दो में से भी एक कौन थी? एक रेलवे की सब्सिडियरी थी। सवाल है, आपके तो लोग नहीं आए, क्यों नहीं आए? इसका मतलब है कि आप वही, वो 300-400 का जो डिफरेंस है शताब्दी और जो तेजस वाला, वो डिफरेंस 300 से लेकर 500 के बीच में, वो डिफरेंस उनको सवारियां नहीं मिली, इसीलिए प्राइवेट ने स्टडी करी, नहीं आई। तो अब आप कर क्या रहे हैं? आपने वंदे भारत चलाने जा रहे हैं। वंदे भारत का भविष्य क्या है? भविष्य यही है कि वो प्राइवेटाइज किया जाना है। अब सवाल है कि प्राइवेटाइज क्यों करते हैं? मैं यहाँ पर 1 मिनट और लूंगा, फिर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। रेलवे ने एक अलग व्यवस्था बनाई,
मैं रेलवे की में स्पेशली बात करूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा मास ट्रांसपोर्ट रेलवे का है, जो 2 करोड़ से ऊपर यात्रियों को। वो उसने क्या बनाई, उसने ये बनाई, देश के 4 स्टेशन में प्राइवेट पायलट स्टडी की गई। तो उसमें चंडीगढ़ का भी लिया गया, यहाँ भी एक लिया गया, दिल्ली में वो आनंद वाला वो भी स्टेशन लिया गया, आपने और उधर एक हैदराबाद में लिया गया। तो आपने क्या स्टडी करी, आपने स्टडी ये करी कि वहां पर जो जितने जो स्टेशन है ना, स्टेशन में वेटिंग लॉन्च की आपकी, वो आपने रेट उसके बढ़ा दिए। आपने वहां पे जो पार्किंग का ठेका पहले एक आदमी को दिया जाना था, आपने उसको बड़ा कर दिया कि कई कंपनियों का जो एक साथ कई जगह का ठेका ले सके। क्यों? इसलिए कि छोटे प्लेयर आपके खत्म कर दिए जाए। तो मंशा ही नहीं है, मंशा ही नहीं है कि किसी छोटे आदमी को फायदा पहुंचाया जाए। ये बड़े से बड़े कॉर्पोरेट आ जाए, कॉर्पोरेट भी उठाए तो पता चला रेलवे की सारी पार्किंग उठा ले, रेलवे की 50% पार्किंग एक कॉर्पोरेट उठा ले, रेलवे के सारे स्टेशन का मैनेजमेंट एक कॉर्पोरेट उठा ले। तो जब आपको इस तरीके से जब आप काम कर रहे हैं, तो आपको कॉर्पोरेट को फायदा पहुंचाना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास में और कोई विकल्प नहीं है। तो अब आप इसके लिए अभिशप्त हैं। वही जैसे अरविंद जी ने बिल्कुल बात सही कही है, जब डिमांड आपके पास ज्यादा है, और आपको ये भी भूलना चाहिए, ये नहीं भूलना चाहिए इसी मौके पे कि एयरलाइंस का बड़ा धूम धड़ाका किया गया, लेकिन कितनी एयरलाइंस बंद हो गई पिछले 7-8 सालों में। इसकी जरा लिस्ट बनाएंगे तो आधा दर्जन एयरलाइंस बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। पुराने जहाज लेकर, खटारा जहाज लेकर आप चलाते हैं, उनका मेंटेनेंस ज्यादा होता है, सब कुछ ज्यादा होता है। आप कैसे सरवाइव करेंगे? तो अभी भारत में अभी इस मुकाम पे नहीं आया है अभी, मुझे नहीं लगता। और सर्च से आप नहीं बच सकते, कोई स्थिति नहीं है कि सर्च बचने से। अभी तो मुझे लग रहा है एक चार्ज इनको और लगाना चाहिए, जो कई डेवलपिंग कंट्रीज में लगता है, कंजेशन चार्ज और लगा देना चाहिए कि आप कनाट विलेज में जा रहे हैं, वहां पे आपको लगेगा, बांद्रा में जा रहे हैं वहां पे कंजेशन चार्ज लगेगा, बंजारा हिल में जा रहे हैं वहां कंजेशन चार्ज लगेगा, जयपुर में आप वहां पे अंदर घूम रहे हैं तो वहां पे कंजेशन चार्ज और एक और अभी आना चाहिए। पता नहीं क्यों नहीं आया, समझ में नहीं आ रहा। जी, दिनेश। मैं अनिल जी हमारे